जब बच्चा 3 साल का होता है तो बच्चे को उंगली पकड़ के उसके माँ बाप जो सिखाते हैं STAR स्टार, तो मुझे IAS सिखाया गया था। मैंने IAS बनकर के और केवल सामान्य IAS के रूप में मैं काम नहीं करना चाहता था, बिल्कुल आम आदमी बन करके। जब आपको निरीक्षण करने जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल का, किसी यातायात व्यवस्था का या किसी स्कूल का, तब आपको सच्चाई का पता लगता है। कई बार अस्पताल में आम आदमी की तरह चला गया और वहां जाके पूछा कि ये स्ट्रेचर कहाँ मिलेगी, ये मेरे को अगर मेरे दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्यों मेरे पास आया है? उसका काम होने लायक नहीं है, वो कानून की परिधि में नहीं आता है, नहीं हो सकता। तो भी अगर वो आ गए हैं बूढ़े बाबा तो कुछ न कुछ लेकर के जाएंगे, एक मुस्कान जरूर लेकर के जाएंगे मेरे यहां से। ऐसा क्या इमोशनल कनेक्ट हो गया होगा कि महिलाएं, बूढ़े, बच्चे वो आपके साथ ऐसे जुड़ रहे हैं कि वो आपके जाने पर आंदोलन कर रहे हैं, एक सरकारी अफसर के जाने पर। अगर आप इंसानियत को अपने अंदर हमेशा जिंदा रखेंगे और उस पद को, अपनी पोस्ट को माथे पे हावी नहीं होने देंगे, तो मैं नीरज के पवन, आई एम डिविजनल कमिश्नर बीकानेर, आई एम 2003 बैच IAS ऑफिसर। मैं 2003 बैच का IAS ऑफिसर हूं, तो यानी लगभग 19 साल हो गए हैं IAS बने हुए। और ये जो यात्रा रही है इसमें काफ़ी सारे पड़ाव रहे। मैं कई जगह पर कलेक्टर रहा, स्टार्टिंग विद डूंगरपुर, करौली, पाली, भरतपुर, और उसके अलावा भी कई अन्य पदों पर रहा। अभी मैं डिविजनल कमिश्नर बीकानेर के पद पर हूँ। मैंने बचपन से ही यही सोचा था कि मुझे IAS ही बनना है, और उसकी तैयारी बहुत बचपन से, बहुत छोटेपन से चालू हो गई थी। इवन इतना छोटा कि जब बच्चा 3 साल का होता है तो बच्चे को उंगली पकड़ के उसके माँ बाप जो सिखाते हैं STAR स्टार, तो मुझे IAS सिखाया गया था। और मैंने पूरी जिंदगी में सिवाय IAS के लिए कुछ सोचा ही नहीं, एक ही लक्ष्य बनाया कि IAS की तैयारी करनी है। तो 12th पास करके जब 15 साल का, मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, 15 साढ़े 15 साल का बच्चा, महाराजास कॉलेज 95 में से 27 साल पहले महाराजास कॉलेज जयपुर में एडमिशन लिया। तब ये संकल्प लिया कि मुझे IAS बनना, उसकी तैयारी करनी है। और एक छोटे से स्टूल पे खड़े होकर के एक आवाज लगाई जब एडमिशन हो रहे थे कि कौन कौन IAS बनना चाहता है। 2 लोग और सामने आए, कमल और सुरेंद्र। तो मैं, नीरज, कमल और सुरेंद्र, 3 लोगों ने साथ ही सपना देखा कि तीनों IAS बनेंगे। 15-16 साल के बच्चे, और आज तीनों IAS हैं। सक्सेस स्टोरी 100%। मैं यहां पर राजस्थान में, कमल पंजाब में, सुरेंद्र यूपी में। पर इस पूरी तैयारी के दौरान 8 साल लगे। 95 में जब हमने ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तो पहला स्टेप वहीं पे चेंज कर लिया था। मैंने साइंस बायो से 12th किया था, तो जो ऑब्वियस सी चॉइस होती है कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से आप ग्रेजुएशन करेंगे, यही हमने परिवर्तन कर लिया। केमिस्ट्री को ड्रॉप किया, जूलॉजी, बॉटनी और साइको लिया। साइको नया सब्जेक्ट था, पर लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा, इसने मुझे IAS बनाया। ग्रेजुएशन किया जूलॉजी, बॉटनी, साइको के साथ। फिर BSc के बाद MSc किया। MSc भी क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया। यहां भी ये लक्ष्य था कि अपने को IAS बनना है। उस जमाने में 2 सब्जेक्ट लिए जाते थे, तो साइको के साथ एक और सब्जेक्ट लिया, फिलॉसफी, और दोनों को लेकर के पहला अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट। 21 साल का बच्चा, नया नया PG किया हुआ, उसने IAS दिया। लोगों ने खूब समझाया कि इतना आसान नहीं, हलवा थोड़ी ना है, लेकिन बच्चे के मन में विश्वास था, और इतना तगड़ा विश्वास था कि हो जाएगा। कोई दूसरा एग्जाम ही नहीं दिया, कोई एग्जाम नहीं दिया, सिर्फ IAS का एग्जाम दिया, और हो गया। प्रीलिम्स हो गया, रिजल्ट आया, प्रीलिम्स हो गया। मेंस दिया, मेंस भी हो गया। इंटरव्यू दिया, तो ये लगा कि अब तो हो ही जाएगा। तो बच्चे के पैर जमीन से थोड़े से उठ गए, वो वास्तविकता के धरातल से शायद थोड़ा सा कहीं विमुख हो गया, छूट गया सच्चाई इसका साथ। इस फाइनल रिजल्ट आया और क्लीन बोल्ड, पूरी तरह से आउट। बच्चा शटर हुआ, रोया, खूब रोया, परेशान हुआ। अगले IAS में 4 दिन बाकी थे बस। उसने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो, हॉस्टल छोड़ दो अकेला। दोस्तों को लगा कि सुसाइड नहीं कर ले गए,
तो मैंने कहा मर नहीं रहा हूं, बुक्स उठाने जा रहा हूं। उन 4 दिनों में वापस से तैयारी की, पर बच्चा आपकी बार संभल गया था। आपकी बार वापस उसने प्रीलिम्स दिया सिंसियरली, मेंस दिया और ज्यादा सिंसियरली, इंटरव्यू दिया चुपचाप शांति से, और आपकी बार रिजल्ट आया, फाइनल सिलेक्शन हो गया। और बच्चा आपके सामने खड़ा है, नीरज के पवन, जिसका नाम नीरज कुमार पवन हुआ था। जब आईएएस बन गया, बनने के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें, 19 साल की यात्रा है, बहुत कुछ कहने सुनाने बताने को मेरे पास बहुत कुछ है आपके लिए, पर जो कुछ लम्हात, कुछ क्षण, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, उन पे आने से पहले मैं इन तैयारी के कुछ दिनों को आपको बताना चाहूंगा। आईएएस बनना, और वो भी इतना जल्दी बन जाना, उसके लिए एक लंबी प्रोसेस रही होगी। 8 साल, जब मैं बताने वाला भी कोई नहीं था, हमने पूरे 8 साल, मेरे पापा डीवाईएसपी थे, वो बिल्कुल मेरे को साधन संपन्न रख सकते थे, पर लेकिन हमने सिवाय पंखे के कूलर भी नहीं लिया। पूरे 8 साल वैसे निकाले। क्यों? विद्यार्थी को अभाव में रहना चाहिए, विद्यार्थी को लग्जूरियस लाइफ नहीं जीनी चाहिए, सिर्फ उस भाव के लिए कि हमें तो बिल्कुल कड़े भाव के साथ तैयारी करनी है, और सिर्फ तैयारी करनी है और कुछ नहीं करना है। जयपुर में कोचिंग भी नहीं थी, कौन पढ़ाने वाला है। और जो पहली वाली घटना में छोटी सी बात छूट गई थी कि साइको के साथ मैंने पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, उसको पढ़ाने वाले को टीचर ही नहीं था। मैं किसी गुरुजी के पास गया, आप समझिएगा, द्रोण और एकलव्य का संवाद याद कीजिएगा और मुझे समझिएगा। मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी मेरे को पढ़ना है, आईएएस मेरा प्रीलिम्स तो मैंने साइको से दिया है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे पढ़ना है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, 20 बच्चों का ग्रुप बना लो, हम पढ़ा देंगे। और मैं, गुरुजी आईएएस प्री पास करने वाले 20 बच्चे, वो भी पब्लिक लेने वाले, मैं कहां से लाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, फिर अब 20 बच्चों की फीस दे दो। अब इस बच्चे के पास 20 बच्चों की फीस देने के पैसे तो नहीं थे। तो मैं, गुरुजी कोई बात नहीं, हम उनके गुरुजी के नोट्स मिल गए, कहीं से हमने जुगाड़ किया और नोट से हमने पढ़ाई चालू करी। क्योंकि एग्जाम आपको देना है, इसलिए स्वाध्याय, खुद की पढ़ाई, उसका कोई विकल्प नहीं है। खैर, आईएएस बनने के बाद जो मेरा पहला असाइनमेंट पाली में एसएयूटी के रूप में रहा, वहां भी मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, और पाली की से जो सीखा, और वही चीज मैं आज तक जो 2 चीजें हमेशा मानता आया हूं कि कभी भी एक तरफा किसी एक पक्षीय बात को सुन करके कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना। हमेशा हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं, कोई उन्हें क्रांतिकारी कहता होगा। जिन्हें आज हम क्रांतिकारी मानते हैं, कोई सत्ता किसी जमाने में उन्हें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त माना करती थी। तो कोई भी सत्य समय काल से निरपेक्ष नहीं होता, स्थान से निरपेक्ष नहीं होता। आज जो यहां सही है, हो सकता है आने वाले समय में वो गलत हो, या आज जो गलत है वो आने वाले समय में सही हो। LGBTQ के लिए बरसों तक गलत माना गया, धीरे धीरे कई देशों ने उनको स्वीकार ही कर लिया है। इसी प्रकार अगर जब आप तैयारी कर रहे हैं या कोई भी निर्णय ले रहे हैं, कोई आंसर लिख रहे हैं, तो बड़ा संतुलित सा आंसर दें, जिसमें सारे पक्षों का समावेश किया गया हो, और अंत में कंक्लूजन इस प्रकार करें कि आपने सारी चीजों का निचोड़ निकाल लिया है। खैर, तो जो मैं कह रहा था कि मैंने पाली से अपनी यात्रा शुरू की, उसके बाद में एसडीएम भरतपुर रहा। यहां भी एक किस्मत का वाकया है। मेरा पोस्टिंग हुआ एसडीएम निम्बाहेड़ा। मैं बड़े राजी बड़े मन से गया, चित्तौड़ का एक जगह थी, वहां जाके पता चला कि मेरे को तो यहां से हटाया जा रहा है 2 घंटे में। अब 2 घंटे में एक आईएएस ऑफिसर क्या ऐसी बड़ी गलती कर देगा कि उसको वहां से चेंज किया जा रहा है। पर कुछ स्थितियां थी, मुझे वहां से हटाया गया, और हटा के मुझे लगाया गया एसडीएम भरतपुर। पर किस्मत का खेला था, जो भरतपुर में मैं कर पाया वो शायद मैं और कहीं नहीं कर पाता। क्योंकि भरतपुर में बड़ा नाराज होकर के गया था कि यार ये क्या हो गया, मैं तो एसडीएम निम्बाहेड़ा गया था, वहां से मुझे हटा के भरतपुर लगा दिया। पर भरतपुर में जो मुझे दिया, भरतपुर में मुझे बहुत सारा एक्सपोजर दिया। भरतपुर में जो टफ लोग थे, टफ असाइनमेंट्स थे, उन टफ असाइनमेंट्स को हैंडल करने की क्षमताएं दी। और खास तौर पर सबसे बड़ी बात, विषम से विषम स्थितियों में कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, शांति, धैर्य, संयम, कामनेस ऑफ योर माइंड, प्रेजेंस ऑफ योर माइंड, वो सब सिखाया।
फिर मुझे दिया गया कलेक्टर करौली। जो करौली ने दिया वो मुझे कोई और नहीं दे सकता था। करौली ने मुझे गुर्जर आंदोलन दिया। मैं वहां पर 6 जनवरी 2009 को ज्वाइन किया था। वो दिन और आज का दिन, इतनी बार इतनी मुश्किल सर्कमस्टांसेस में इतने टफ सिचुएशंस को हैंडल करने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात जो कही जाती है कि आजादी के बाद किसी एक जाति की पुलिस की गोली से सर्वाधिक अगर कोई लोग मरे हैं किसी एक आंदोलन में तो वो गुर्जर आंदोलन में है। पर जब से उसको हमने ये संभालना चालू किया, नो लाठी नो गोली, एक बूंद खून की नहीं टपकी। इसमें मेरे वरिष्ठ लोगों का, मेरे सीनियर्स का, मेरे बॉसेस का काफी हाथ रहा, काफी आशीर्वाद रहा। उनका मेरे पर विश्वास रहा कि अगर मैं उन तक कोई बात पहुंचा रहा हूं तो वो बात सही है। अगर उनकी बात में सेतु के रूप में एक बड़े समुदाय तक पहुंचा रहा हूं तो वो भी मानेंगे। तो एक सेतु का, ब्रिज का जो मैं काम कर पाया, उसके लिए मुझे कई बार गौरवानुभूति, ऐसे गौरव के क्षण मेरे समक्ष उपस्थित हुए जब काफी मेरे सीनियर अधिकारी, जो मेरे पॉलिटिकल बॉसेस थे, उन्होंने भी उसको कई बार सराहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो अगर मैं बाड़मेर रुक जाता तो करौली नहीं मिलता। तो किस भगवान, ईश्वर, सृष्टा आपके लिए जो दे रहा है, जो कर रहा है, हो उसके डॉट्स बाद में जुड़ेंगे। आपको बाद में पता लगेगा कि शायद ये उसके लिए था। वो किसी ने कहा है, तेरे मन का हो तो अच्छा, तेरे मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो उसके मन का है। आगे चलते हैं। करौली से मैं ट्रांसफर होकर के मुझसे मेरे बॉसेस ने पूछा कि कहाँ जाना चाहते हो। तो उस समय मेरे बच्चे की वही मंशा थी कि ऐसा करते हैं करौली से अपन भरतपुर चल लेते हैं। फिर मुझे वहां नहीं हुआ, मैं पाली गया। पहले पाली में डेवलपमेंट का की नगरी थी, वहां पर सेठों की नगरी थी, वहां पर काफी कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां भी काफी कुछ करने को मिला, काफी कुछ सीखने को, समझने को, और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या किया जा सकता है उसको देखने को मिला। और चूंकि लोगों का सहयोग इतना अच्छा सा था वहां पर कि हमने कलेक्ट्रेट में एक दवा की दुकान खोल दी थी कि जिसके पास पैसे हो तो दे जाए, नहीं हो तो नहीं दे जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निःशुल्क दवा इस राज्य में चालू हुई। अब तो हर जगह पर निःशुल्क दवा मिलती है, पूरी दुनिया इस योजना की तारीफ करती है। पर मैं इस विचार की शुरुआत बता रहा हूं कि 2010-11 में जब मैं पाली कलेक्टर था तो कलेक्ट्रेट में ही हमने एक छोटी सी दुकान खोल दी थी दवाइयों की। तो अच्छा विचार, शुभ विचार, विचार की और विवेक की कोई वाणी नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। अच्छा विचार आपको भी आ सकता है, मुझे भी आ सकता है। सही जगह पर वो पहुंचा और वो आज देखिए राजस्थान के 8 करोड़ ही नहीं, अड़ोस पड़ोस के राज्य की जनता भी उससे लाभान्वित हो रही है। आगे चलते, पाली के बाद मैं वापस कलेक्टर भरतपुर गया। भरतपुर में काफी सारी, चूंकि मैं पहले वहां रहा हुआ था, एसडीएम, एडीएम, डीएसओ, काफी सारी पोजीशंस पे रहा हुआ था, तो इसलिए भरतपुर का बच्चा मुझे आज भी जानता है। और पाली, करौली, भरतपुर, इन सभी जगहों के लोगों से मिलकर के भांति भांति का क्षेत्र, पाली मारवाड़ पूर्ण रूप से, मतलब अगर किसी से लड़ना भी हो तो भी ये बोलते हैं कि अब हमारी जूती था के सर पे बिराजेगी सा, मैं तेरे को ठोकूंगा। इस बात को भी कहना हो तो तुम्हारी जूती था के सर पे बिराजेगी सा, उसमें सा लगा के बोलेंगे। और करौली एकदम लठ मार, बिल्कुल जो बात मुंह पे एकदम साफ साफ कह देने का, ऐसे भरतपुर का ब्रज क्षेत्र तो बिल्कुल डूंगरपुर, दक्षिण राजस्थान का आदिवासी जिला, तो बिल्कुल वेराइड एस्पेक्ट से होता हुआ ये मेरी सब जगह पोस्टिंग रह चुकी है। यानी गुजरात बॉर्डर पर डूंगरपुर हो गया, मध्य प्रदेश बॉर्डर पर करौली हो गया, यूपी बॉर्डर पर भरतपुर, करौली अगेन मध्य प्रदेश बॉर्डर हो गया, बस ये पाकिस्तान बॉर्डर बच रही थी। तब मैं बीकानेर डिवीजनल कमिश्नर बन के आ गया हूं। ये पाकिस्तान बॉर्डर भी हो ही गई है, और इसके साथ चूंकि गंगानगर भी जुड़ा हुआ है तो पंजाब हरियाणा बॉर्डर भी इस मेरे क्षेत्र में आते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को किसी एक सूक्ति में कहा जाए तो वो उसके जिंदगी के ध्येय वाक्य के रूप में समझा जा सकता है। अगर जैसे मेरे बारे में बात करें
तो मैंने हमेशा से जो कलाम साहब ने कहा है कि सभी लोग काम करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, पर जो भिन्न कर कोशिश करता है, जो ट्राई करता है कि वो डिफरेंट करे, कुछ अच्छा करे, कुछ मेहनत के साथ करे, तो लोग उसको एक्सेप्टेंस बढ़ती चली जाती है। जैसे मैंने बताया आपको कि मैं लोगों के बीच में काफी कुछ स्वीकार्यता ले पाया, लोगों ने मुझे अपनाया। क्यों अपना पाया होगा? क्यों मेरे ट्रांसफर पर एक सरकारी अधिकारी, एक कलेक्टर, उसके ट्रांसफर पर लोग आंदोलित हो उठे, इवन इतना ज्यादा कि आत्मदाह तक। एक महिला, मैं पाली का इंसिडेंस बताता हूं आपको, वो न केवल मेरी गाड़ी के आगे लेट गए, मुझे नहीं जाने देना चाहते थे। ऐसा क्या हुआ होगा उन 2 सालों में, मैं उस पर आपको बताना चाहूंगा। जब भरतपुर से मैं ट्रांसफर हुआ, भरतपुर में बड़ा आंदोलन हो गया, इतना बड़ा कि लाठीचार्ज तक हुआ। महिलाओं ने, बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं ने एक घर पे पथराव कर दिया। वो कलेक्टर के घर से निकली, वो रो रही थी कि साहब आप मत जाओ। मैंने उनको समझाया कि नहीं बहन जी, मुझे जाना पड़ेगा, मेरा ट्रांसफर हुआ, मैं पैकिंग कर रहा था, मैं निकलने वाला था। वो मेरे घर से उदास रुदन युक्त स्वर के साथ जब निकली, उनको किसी ने कह दिया कि इसने करवाया है। एक किसी को घर बीच में आया, उन्होंने उस घर पे पथराव कर दिया, पुलिस बुलानी पड़ी, मैं भाग के आया, लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं में तो खून निकल के कई लोगों के। सोच के देखिए, 6-7 महीने रुका भरतपुर में। 6-7 महीने के पीरियड में दोस्त लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्या इमोशनल कनेक्ट हो गया होगा कि महिलाएं, बूढ़े, बच्चे वो आपके साथ ऐसे जुड़ रहे हैं कि वो आपके जाने पर आंदोलन कर रहे हैं, एक सरकारी अफसर के जाने पर। वो होता है जुड़ाव, कनेक्ट। उनकी छोटी से छोटी बात के लिए आपका सदैव उपस्थित रहना, आपका प्रयास करना। पाली पे मैंने बड़ा सा एक वो लिखवा रखा था कोटेशन, वो आज भी लिखा हुआ वहां पर, हो सकता है मैं आपकी समस्त समस्याओं का समाधान नहीं कर पाऊं, किंतु आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का पुरजोर प्रयास अवश्य करूंगा। वो वोल्टेयर का एक स्टेटमेंट है जो पत्रिका में छपता है, उससे मिलता जुलता मैंने ये बनाया था, हो सकता है मैं आपकी समस्त समस्याओं का समाधान नहीं कर पाऊं। तो मेरा यही प्रयास होता था, कोई मेरे पास आया है, उसका काम होने लायक नहीं है, वो कानून की परिधि में नहीं आता है, नहीं हो सकता, तो भी अगर वो आ गए हैं बूढ़े बाबा, तो कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे, एक मुस्कान जरूर लेकर के जाएंगे मेरे यहां से। हर एक बच्चे को यह विश्वास हो जाने का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए सदैव साथ खड़ा है। आपको अगर फिर वो काफी सारी छोट छोट, जैसे सर्दियां आई, मैं दिसंबर में शिव जी पर दूध चढ़ा रहा था, मेरे को शिवजी ने प्रेरणा दी, मेरे पिता को दूध चढ़ा रहा, भैया गरीब बच्चों को पिला। हमने जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने पाली के सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों को बोनवीटा डाल डाल के दूध पिलाया। कहां से पैसा आया, कहां से क्या वो होता चला गया, लेकिन अब बताइए कि वो बच्चा कैसे नहीं जुड़ेगा मेरे से, तो वो बच्चे जुड़ते चले गए। इसी प्रकार महिलाओं ने, जिन भरतपुर में जिन महिलाओं ने मेरे ट्रांसफर पर आंदोलन किया था, मुझे बाद में पता चला कि उनमें से कोई एक बड़े परेशान भाव से मेरे पास आई होंगी और मैंने उनकी बड़ी कुछ मदद की होगी, और उससे उनके मन में ऐसा गहरा भाव आ गया कि भाई नीरज के पवन तो यार हमारे साथ खड़े रहने वाला अफसर है, ये नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार इमोशनल कनेक्ट आपके जिले की जनता के साथ, आप जहां भी हैं, आप टीचर हैं, आपके स्कूल के बच्चों के साथ, आप डॉक्टर हैं, आपके मरीजों के साथ, एम्पैथी। बेसिकली आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैं आईएएस बनने से पहले मेरा धंधा ही ये था। मैंने बीएससी साइको से किया, एमएससी किया, पीएचडी भी किया। डॉक्टर नीरज के पवन जो है वो डॉक्टर पीएचडी की वजह से, मैंने साइको से ही पीएचडी किया है। तो ना हम अच्छे से समझते हैं इस बात को, और वही बात मैं आपको भी कहना चाहेंगे, दूसरे के जूते में पैर रख के देखिएगा। वो जब आपके पास आया है तो कोई ना कोई पीड़ा से, परेशानी से, किसी न किसी भाव के साथ आया है, और बहुत सारी चीज तो सिर्फ आपके सिंपल से सहारे से ठीक हो सकती है। डॉक्टर सिर्फ इतना सा कह दे कि सुनो बाबा ठीक हो जाओगे, काफी बीमारी ठीक हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर साहब के पास कोई आया, अगर कलेक्टर साहब उसकी बात पूरी सुन ले, काम हो ना हो बात की चीज है, कानून में होगा तो होगा, गैर कानूनी काम तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन अगर सुनवाई भी पूरी हो गई तो कम से कम ये तो बाहर जाके कहेगा ही कहेगा साहब मेरी सुनवाई तो पूरी हुई। आम जनता के साथ जुड़ाव के लिए काफी सारे तरीके, काफी सारे प्रयास मैंने किए हैं। उनमें से कुछ का एग्जाम्पल मैं आपको देता चलता हूं।
बिल्कुल आम आदमी बन करके जब आपको निरीक्षण करने जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल का, किसी यातायात व्यवस्था का या किसी स्कूल का, तब आपको सच्चाई का पता लगता है कि आम जनता के साथ कैसा व्यवहार थाने वाला कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है, या फिर स्कूल का कोई टीचर कर रहा है। आप जब अधिकारी के रूप में कोई निरीक्षण पर जाएंगे तो बिल्कुल वो भिन्न पिक्चर आपको मिलेगी। वो बिल्कुल रोजी रोजी सा दिखाएंगे आपको, सब अच्छा है। पर कई बार जिस जनता के सेवक के रूप में आपने शपथ ली है, जिस लोक सेवक की पदवी को आपने धारण किया है, उसको सच्चे अर्थों में अगर पब्लिक सर्वेंट बनना है तो पब्लिक का सर्वेंट, लोक का सेवक, वो सेवा भाव आपके अंदर रखते हुए करने का अगर आप कोशिश करेंगे तो उसके लिए आपको आंख खोलने वाली काफी सारी सच्चाइयों को सामना करना पड़ेगा। जैसे मैंने कई बार अस्पताल में आम आदमी की तरह चला गया और वहां जाके पूछा कि ये स्ट्रेचर कहां मिलेगी, ये मेरे को अगर मेरे दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब वो डॉक्टर ने मेरे को किस तरह से मुझे ट्रीट किया, नहीं किया, डांट दिया, कई बार तो डांट भी दिया। फिर हमने डॉक्टर का भी इलाज किया, कभी आवश्यकता हुई तो वहां भी इलाज करना पड़ा। खैर, इन सारों का प्रयास इसीलिए व्यवस्थाएं सुधरें। जिन 8 करोड़ राजस्थानियों की सेवा के लिए इस राजस्थान में मैं आया, मैंने आईएएस बनकर के, और केवल सामान्य आईएएस के रूप में मैं काम नहीं करना चाहता था। मुझे लगता था कि अब मैं अभी भी प्रोबेशनर्स आइडियलिज्म जिसे सब कहते हैं कि वो जब बच्चा आईएएस बन के नया नया आता है ना, तो उसको लगता है मैं शायद दुनिया बदल दूंगा मैं। फिर धीरे धीरे इसमें जंग लग जाता है, वो भी सिस्टम में ढल जाता है, गड़ जाता है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि नहीं, अभी भी बदला जा सकता है, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी भी हॉस्पिटल की, थानों की, जहां जहां पब्लिक इंटरेक्शन होता है, राशन की दुकान की, इनकी व्यवस्थाओं में मानवीय दृष्टिकोण लाया जा सकता है। तो वो हम अभी करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें मुझे काफी जनता का सहयोग भी मिल रहा है। और मुझे उसी नाते से जब मैंने 2 बच्चों को सड़क से कोई घटना हुई और वो एक बच्ची स्कूटी से गिर गई थी, और उस बच्ची को लेकर मैं हॉस्पिटल गया और वहां पर बच्ची को एडमिट कराया और मैं तो वापस रूटीन में आ गया। भरतपुर की घटना थी, लेकिन उसके बाद लोगों ने उसमें काफी प्यार दिया। लोगों को भरोसा बढ़ा कि अगर कोई सरकारी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति, उसके सामने कोई घटना हो रही है तो उस घायल को उसको लेके जाना है। अब तो कानून भी बन गया है, गुड सैमरिटन एक्ट जो है, कि अगर कोई किसी घायल को सड़क से लेकर के अस्पताल जाता है तो कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई किसी तरह का पुलिस केस दर्ज नहीं होगा। हम कितने लोगों की जान बचा पाएंगे? आप सोच के देखिए, अकेले राजस्थान में 10,000 लोग काल कवलित हो जाते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं 1 साल में। कोरोना में भी इतने नहीं हुए, इतना डर के, इतना लॉकडाउन हुआ, इतना हर साल 10,000 लोग जान गंवा देते हैं। तो ये छोटा सा प्रयास कि हम अपना मानवीय ह्यूमेन टच अगर हम इसको कंटिन्यू रखें, हम किसी भी पद पे हों, पद पे होने से पहले इंसान तो है ना, आप आईएएस के अलावा भी ना इंसान तो है ना। तो उस इंसान होने के नाते से अगर आप इंसानियत को अपने अंदर हमेशा जिंदा रखेंगे और उस पद को, अपनी पोस्ट को माथे पे हावी नहीं होने देंगे, तो आप सच में एक बेहतर आईएएस ऑफिसर या एक बेहतर, जिस भी पोजीशन पे आप हैं, एक बेहतर अधिकारी के रूप में आप अपनी सेवाएं दे पाएंगे। शायद इसीलिए जब मैं, वो खुदा भी आपका सहयोग करता चलता है। जब मुझे बेस्ट कलेक्टर अवार्ड मिला तब मेरा तो नाम भी नहीं गया था। आप सोच के देखिए, क्योंकि मैंने कभी नाम भेजा ही नहीं। जब मेरा नाम नहीं गया तो पूरे राजस्थान के ऑफिसर जो कलेक्टर्स थे, उनकी मार्किंग हुई और उस मार्किंग में मैं नंबर 1 आ गया जब मैं करौली कलेक्टर था। तो उस नाते से फिर वो नाम जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक ले जाया गया, उन्होंने भी अप्रूव कर दिया। तो 15 अगस्त 2009 को जब बेस्ट कलेक्टर अवार्ड मैंने रिसीव किया, जब मैं थैंक यू बोलने गया हमारे मुखिया जो हमारे सीएस होते हैं, तो उन्होंने कहा, देख भाई, हमने कोई स्पेशल तुम्हारे लिए कोई फेवर नहीं किया, हमने जो रैंकिंग करी थी उसमें तुम नंबर 1 आ गए। तो वो खुदा का था। उसी प्रकार डूंगरपुर में जनरली भी मेरे से पहले ऑफिसर्स ने भी अच्छा काम किया वहां पर, और मेरे बाद के ऑफिसर्स ने भी अच्छा काम किया, पर लेकिन वहां हम जो मेहनत करके काम कर पाए, उसी से फिर वो पीएम एक्सीलेंस अवार्ड हो या दूसरे जो अन्य अवार्ड मिलते गए। तो मेरा मानना है कि छोटी से छोटी भूमिका भी आपकी है ना। रूटीन कोई भी चीज है, जैसा कि
हमारे कई जो अभी राष्ट्र प्रमुख हैं, उनके मैसेजेस में कई बार ये आता है कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसको थोड़ा अच्छा, थोड़ा और कैसे, आपका टच क्या हुआ, आप इसमें और अच्छा कैसे कर सकते हो, हम इसको और नया कैसे कर सकते हैं। अगर ये मिल करके करेंगे तो शायद जरूर आप अपनी अच्छी भूमिका निभा पाएंगे। अब यहां पर मैं जो मैसेज, जो बात, जो मेरे युवा साथी जो पूरे देश में इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे जिस पूरी जिंदगी के सारा, इस अगर हम निष्कर्ष रूप में कहना चाहें तो कुछ चीजें मैं आपको कहना चाहूंगा। पहली चीज, जो भी करो ढंग से करना, इतने मन से करना कि खुदा को भी लगे कि बच्चे को दे इसका परिणाम मिलना ही चाहिए। दूसरी चीज, आपने किया है, आपकी छुअन होनी चाहिए। डिफरेंट क्या हुआ, मेरे जैसे आईएएस ऑफिसर्स और भी बहुत सारे हैं, मेरे साथ ही 70 आईएएस और भी बने थे 2003 में ही, पूरे देश में उन्होंने भी अच्छा काम किया है, उन्होंने भी अपनी अपनी तरीके से अच्छा कुछ न कुछ किया है। तो मैं सभी जो भी जिस भी भूमिका में है, जो इस टॉक को रिकॉर्ड कर रहे हैं कैमरामैन हैं, जो इसके डायरेक्टर हैं, जो इसके रचयिता हैं, या टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जिस भी भूमिका में आप हैं, उस भूमिका का निर्वहन पूरी शिद्दत के साथ करना। तीसरी चीज, ये मान के चलना कि सब कुछ उस रचयिता के एक बड़े प्लान है। सब कुछ इस सृष्टि में अकारण कुछ नहीं होता, सब कुछ सकारण है, सबके पीछे कोई ना कोई वजह है। आप यहां हो, मैं बीकानेर में हूं, इस चैनल के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। हो सकता है आप में से कोई एक बच्चा इतना ज्यादा ऊर्जित हो, इतना ज्यादा उसके मन में प्रेरणा आए कि वह बहुत बड़ा ये सबसे बनकर दिखाए, एक देश की थाती बने। हो सकता है कि कोई डॉक्टर इतने मन के साथ काम करे कि वो लाखों लोगों की जिंदगी बचा ले। तो आज मेरा यह होना, आपका इस चैनल को देखना, ये सब सकारण है, इसके पीछे प्रयोजन है। निष्प्रयोजन इस दुनिया में कुछ नहीं होता। इस सृष्टा ने अकारण कुछ बनाया ही नहीं, ये भी गीता से ही लिया है। तो चूंकि सबका कारण है, तो उस वजह को सम्मान करते हुए कि उस ईश्वर ने किसी वजह से आपको यहां भेजा है, तो हम उसका सम्मान करते हुए बहुत मेहनत के साथ अपनी भूमिका निभाएं। चौथी और आखिरी चीज कि हर व्यक्ति में, जब हमने ये कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, और उसी के साथ ये भी कहा कि तत्वमसि, वेदों में ये कहा कि मेरे अंदर ब्रह्म है, मैं खुदा का, परमपिता परमेश्वर का, ईश्वर का अंश मेरे अंदर है, और वही ईश्वर आप में भी है। हम सब बराबर हैं। कोई क्या भूमिका निभा रहा है, कोई क्या भूमिका निभा रहा है। बच्चन साहब को भी आकाशवाणी से निकाल दिया गया था, उनकी आवाज अच्छी नहीं मानते हुए, और आज उसी आवाज के सारे दीवाने हैं। खैर, तो कोई भी घटना, कोई भी विफलता आपको मिलेगी, जिंदगी में जरूर मिलेगी। अगर बड़े बच्चन साहब को अगर वो विफलता नहीं मिलती तो शायद वो इतना बड़ा, ये जो आज उनका अस्तित्व है, वो कभी नहीं हो पाता। अगर वो मुझे पहली विफलता, जब मैं आईएएस में फेल हुआ, वो नहीं मिलती तो शायद मुझे राजस्थान का ऑर्डर नहीं मिलता, मैं बन भी जाता, किसी और का ऑर्डर में होता। तो सृष्टा का खेल है, उसका प्लान है। अगर मैं बाड़मेर में रहता तो करोड़ थोड़ी मिलता, अगर मैं निम्बा हेड़ा ही रहता तो मुझे भरतपुर थोड़ी मिलता। तो जिस भी वजह से जहां भी आप हैं, वो किसी न किसी प्रयोजन की वजह से है, तो उसमें आप पूरी मेहनत के साथ लगेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इस टॉक के माध्यम से कुछ लोग जरूर लाभान्वित हुए होंगे। इस बात को मान के चलें कि हम सब इस राष्ट्र की सेवा में अपनी अपनी भूमिका, अपना अपना भविष्य, ये महायज्ञ है, सभी लोग निभा रहे हैं। ऑनरेबल पीएम से लेके ऑनरेबल सीएम से लेके हम सब की कोई ना कोई भूमिका है। हम सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम सब मिलकर इस राष्ट्र को गौरव कराएं। शुभकामनाएं। धन्यवाद।